हाय फ्रेंड्स, ये फोर्थ पार्ट है बीपीएससी पीआईक्यू सीरीज का। और ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए 39 बीपीएससी जो 1994 में कंडक्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस आए हैं। अब आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले 38 बीपीएससी जो 1992 और 3 के आसपास कंडक्ट हुआ था उसके पेपर ऑलरेडी मैंने आपको अपलोड कर चुका हूं मैं। और उसी तरीके से उसी सीरीज में अगला वीडियो ये है। और अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया हुआ है? तो गायत्री मंत्र लिया हुआ है ऋग्वेद से। आपको गायत्री मंत्र से रिलेटेड और 2-3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बता देना चाहता हूँ कि गायत्री मंत्र कौन सी गॉडेस को डेडिकेटेड है। तो हम तो गायत्री जी बोलते हैं, गायत्री माता को डेडिकेटेड है, लेकिन उनका जो नाम है वो है सावित्री। सावित्री, ठीक है, तो गॉडेस सावित्री को डेडिकेटेड है। अब ये यही ऑप्शन में आ जाएगा, सावित्री और गायत्री, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो ऋग्वेद में इनका नाम सावित्री दिया हुआ है, तो सावित्री माता को डेडिकेटेड है। और ये लिया हुआ है जो आपका इसको कंपोज किसने किया है? तो इसको कंपोज किया है महर्षि विश्वामित्र जी ने कंपोज किया है। और इसको हम सावित्री मंत्रा भी कहते हैं। ऋग्वेदा के 3rd मंडला में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से मंडला में है, तो इट इज ऑफ द 3rd मंडलास, ठीक है, 3rd मंडला ऑफ द ऋग्वेदास। ये भी क्वेश्चन, तो 3-4 चीजें आंसर क्लियर कर लीजिए कि ऋग्वेदा कंपोज किसने किया है? विश्वामित्र जी ने कंपोज किया है। किसके लिए किया है? गॉडेस सावित्री के लिए किया है, या सावित्री माता, जो आप बोलना चाहे बोलिए। और कौन से मंडला में है? तो 3rd मंडला में है। चलिए, तो इतना आप दिमाग में रखेंगे। चलिए यहाँ पे, और इससे ज्यादा आपको इतना ही आसपास इसका पूछा जाता है। इन संगम पीरियड उरियार इज फेमस फॉर। तो देखिए, उरियार एक तरह से कॉटन के सेंटर्स हुआ करते थे, ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ द कॉटन्स। और किसके टाइम पे थे? देखिए, उरियार अपने आपको बता दूं मैं कि चोलास की कैपिटल थी। और अर्लियर चोला जो थे, इंपीरियल चोला अलग, मतलब इंपीरियल चोला बाद में आए थे, अर्लियर चोला की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो अर्लियर जो चोलास थे, जो पहले वाले थे, उनकी कैपिटल उरियार थी। और इस सिल्क और कॉटन क्लोथ के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी, ठीक है। तो इट वाज अ ट्रेडिंग सेंटर फॉर द कॉटन। आपको इसके बारे में देखो यार, क्लास 7 के एनसीईआरटी में मिल जाता है। जो चोला एम्पायर के बारे में थोड़ा सा डेडिकेटेड वीडियोस है ना, उसमें आपको मिल जाता है इसके बारे में। चलिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ द आजीविका कल्ट? देखो यहाँ पे आनंद उपाली और राहुल भद्र जी का नाम लिखा है। तो देखो, आनंद और उपाली तो वो लोग हैं, वो मतलब अपने अशोक के बेटे और बेटी हैं, जिन्होंने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद जिनको अशोक ने भेजा था प्रमोट करने के लिए बुद्धिज्म को। और यहाँ पे राहुल भद्र जी हैं जो कि नालंदा के प्रिंसिपल थे। जब नालंदा यूनिवर्सिटी थे तो उसके प्रिंसिपल थे उस टाइम पे। इन्होंने बख्तियार खिलजी को ट्रीट किया था, ठीक है। लेकिन बख्तियार खिलजी एक नंबर का महानालायक, उसने देखा कि भाई ऐसा कौन सा ये पर्सन है जिसने मुझे ट्रीट, मतलब उसको ऐसे कुछ डायरिया या टीबी भी कुछ हो गया था, तो उसकी ट्रीटमेंट इन्होंने प्रोवाइड की थी। तो उसको ये लगा कि भाई कौन ऐसा पर्सन है जो मेरे धर्म, मतलब मैं अपने धर्म के लोगों से नहीं ठीक हो पाया, लेकिन ये कौन सा धर्म है भाई जिसके लोगों ने ठीक कर दिया मुझे। तो उसके खुन्नस में आके उसने फिर नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। किस तरह का नालायक था बख्तियार खिलजी। तो राहुल भद्र वो हैं। और मखली घोसाला ने आजीविका कल्ट को भाई शुरुआत की थी। और आजीविका कल्ट आपको बता देना चाहता हूं मैं कि ऐसा था कि ऑलरेडी सब कुछ डिसाइडेड है। इनका ये मतलब था, इस तरह की फिलॉसफी थी आजीविका कल्ट की, जो कि मखली घोसाला ने शुरू की थी। एंड ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ द दिस महावीर जी। एंड व्हेन ही वाज, आई थिंक उनके साथ ही थे। बाद में इन्होंने अपना खुद का एक सेक्ट चालू कर दिया, आजीविका सेक्ट या आजीविका कल्ट बोलिए आप इसको। और इसको जो एक पैटर्न है जो इसने बहुत ही इसको रिलीजियसली फॉलो किया है, उसका नाम है बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा अशोक था, तो अशोक ने फिर इनके लिए बराबर केव्स इनको डेडिकेट की थी फिर, ठीक है। बराबर केव जो है ना बिहार के अंदर, उसको मतलब उसने इनके लिए बनवाई थी। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा था कि बराबर केव्स किसने बनवाई थी, किसके लिए? तो आजीविका कल्ट के लिए बनवाई थी, अशोक ने बनवाई थी, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब आपके लिए डिटेल दे दिया मैंने। मखली घोसाला फाउंडर थे इसके, कंटेम्पररी ऑफ द गौतम बुद्धा एंड महावीर, बिल्कुल के तो महावीर के साथी थे वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट बताना था आपको मुझे। मगधा आसपास का यहाँ पे जो रॉक कट केव्स है, बराबर केव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तमिलनाडु नहीं रे बाबा, ठीक है। इसको, ये अपना तमिलनाडु नहीं है, ये आपका इसमें है, अपने क्या बोलते हैं, बिहार में है, ठीक है। तमिलनाडु वाले नहीं है, ठीक है, गलत लिखा है यहाँ पे, ओके। तो और इसको एक तरह से अशोका ने प्लस, अब अशोका ने भी शुरुआत में आजीविका कल्ट को फॉलो किया था, बाद में वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे दिस वन अशोक एंड बिंदुसार का नाम आप रख लीजिए। बिंदुसार के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, और बिलीव किस में करते थे? बिलीव करते थे कि सब कुछ ऑलरेडी तय है, ठीक है, सब कुछ ऑलरेडी नीति द्वारा डिसाइडेड है। ये इनका था कि मतलब हम कुछ भी करें, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड, ये इनका बोलना था। चलिए, विच कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम इन द डेवलपमेंट ऑफ द भागवत कल्ट? भागवत कल्ट मतलब वैसा एक तरह से जो कि अपने क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण जी से एसोसिएट था भागवत कल्ट। तो यहाँ पे इसका जो पूरा काम, मतलब ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है गुप्तास को यहाँ पे, ठीक है। सो गुप्तास कॉन्ट्रीब्यूशन लार्जेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द भागवत सेक्ट,
ठीक है, जो श्री कृष्ण से एसोसिएटेड था। अभी यहाँ पे गुप्तास के ऊपर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ बता देना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक फेवरेट क्वेश्चन बहुत ज्यादा चंद्रगुप्त टू के ऊपर पूछा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने एक ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि विच गुप्ता रूलर हैज अज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर। मतलब अपने बड़े भाई को मार के कौन सा जो गुप्ता रूलर था इसने अपने क्या बोलते हैं तख्त को मतलब प्राप्त किया था या फिर अपना गद्दी पे बैठा था। तो इसका आंसर भाई चंद्रगुप्त टू। इन्होंने अपने जो बड़े भाई थे अपने रामगुप्त उसको मारा था, क्योंकि क्या बोलते हैं, और ये किसमें मेंशन है, ये आपके देवी चंद्रगुप्तम में किताब है जिसको लिखी है विशाखा दत्त ने। एक किताब लिख लीजिए, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम, ये लिखिए विशाखा दत्त ने, विशाखा दत्ता ने, ठीक है, विशाखा दत्त ने लिखी है। और बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है, तो विशाखा दत्त ने लिखी है। और अपने किसके बारे में है, तो चंद्रगुप्त टू के बारे में है। और चंद्रगुप्त टू ने ही अपने भाई को मारा था। और चंद्रगुप्त टू ही वो पहले पर्सन है जिन्होंने कॉपर कॉइन और सिल्वर कॉइन इशू किए थे, ठीक है, अपने गुप्ता एम्पायर की बात कर रहा हूं मैं। तो इन्होंने पहले रूलर थे जिन्होंने कॉपर कॉइन और सिल्वर कॉइन यहाँ पे इशू किया था। इनके दरबार में ही यहाँ पे 9 जेम्स हुआ करते थे, 9 जेम्स हम बोलते हैं ना, 9 रत्न। तो 9 रत्न की शुरुआत चंद्रगुप्त टू के ही शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कालिदास, आपको पता होगा कालिदास इनकी कोर्ट में थे। अब जो चीज बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, कालिदास हो गया। उसके बाद कालिदास क्या थे, कालिदास पोएट थे, कालिदास पोएट थे। जरा मैं मिटा दूं ये सब चीजें, इतना भी ठीक है, थोड़ा लिखते रहिए। कालिदास पोएट थे। उसके बाद धनवंतरी थे, धनवंतरी क्या थे, धनवंतरी फिजिशियन थे। उसके बाद वराह मिहिरा यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर थे। उसके बाद जो वारुची के ऊपर क्वेश्चन आता है, वारुची एक ग्रामेरियन थे, ठीक है, वारुची के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। और इन्होंने किताब लिखी है प्राकृति परीक्षा, जो कि इनकी किताब है, अपने वारुची की किताब है, प्राकृति परीक्षा, ठीक है, ये इनकी किताब है। उसके बाद इतना ही। अमर सिंह के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अमर सिंह भी थे। तो अमर सिंह वैसे लेक्सिकोग्राफर थे। लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी लिखता है, अपने वोकैब के वर्ड्स लिखता है, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। तो अमर सिंह जी थे। उसके बाद बाकी भी और थे, शंकु भी थे, बेताल भट्ट भी थे जो कि मैजिशियन थे। देखिए इतना आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं आपको मैं, कि कालिदास थे, धनवंतरी थे, वराहमिहिर थे, अमर सिंह थे, वारुची थे, और बस इतना ही पढ़ लीजिए, यही आपको मेन पूछा भी जाता है। और चंद्रगुप्त टू ने एक टाइटल लिया था साकरी का। किसका टाइटल लिया था, साकरी, SAKRA, साकरी का इन्होंने टाइटल लिया था। और साथ ही साथ इनको विक्रमादित्य का भी टाइटल मिला था, विक्रमादित्य इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। एंड दे आर आल्सो नोन एज परम भागवत, ठीक है, अपने आप को मतलब गॉड से रिलेट कराते थे। सिंपल सी बात यही है, और कुछ क्या बोलूंगा आपको मैं इसमें, ठीक है। और तो कुछ यहाँ पे इनके टाइम पे फाहेन आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाहेन जो चाइनीज ट्रैवलर था किसके टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आया था। काफी बार इन लोगों ने क्वेश्चन पूछ रखा है इससे रिलेटेड, ठीक है। और क्या पूछा जाता है इससे, चलो यार अब तो आएगा तो चीज और बता दूंगा मैं, लेकिन ये सब चीजें इनसे रिलेटेड हैं, ठीक है। ह्यूएन सैंग कब आया था, ह्यूएन सैंग हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। ये क्वेश्चन आते रहते हैं यार, ठीक है। इलाहाबाद प्रयाग प्रहस्ती जो है ना, वो किसके लिए लिखी गई, तो चंद्रगुप्त वन के लिए लिखी गई है वो, ठीक है, चंद्रगुप्त टू के लिए नहीं, चंद्रगुप्त वन के लिए लिखी गई है, ठीक है वो। चलिए, और चंद्रगुप्त मौर्य वाले नहीं है, मौर्य वाले अलग है, चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं उन्हें। ये चंद्रगुप्त वन और चंद्रगुप्त टू ये अलग अलग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते। आई थिंक मेरी गलती। यहाँ पे हरिसेन की जो प्रयाग प्रहस्ती है वो चंद्रगुप्त वन के लिए नहीं है, वो चंद्रगुप्त वन तो हो गया, सॉरी समुद्रगुप्त के लिए, समुद्रगुप्त के लिए, चंद्रगुप्त वन के लिए नहीं, चंद्रगुप्त वन के लिए नहीं, समुद्रगुप्त के लिए, ठीक है। हरिसेन की जो प्रयाग प्रहस्ती, हरिसेन उनके कोर्ट पोएट थे, तो प्रयाग प्रहस्ती इनके लिए लिखी गई है, ठीक है। और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया, समुद्रगुप्त इज आल्सो कॉल्ड एज कविराज। और इनकी वीणा के साथ पिक्चर भी आपको देखने को मिलती है, जो कि एनसीईआरटी में भी देखने को मिलती है समुद्रगुप्त के लिए, ठीक है। इसको वीए स्मिथ ने भी बोला है, वीए स्मिथ जो है एक हिस्टोरियन है, वीए स्मिथ, इन्होंने बोला है कि ही इज द नेपोलियन ऑफ द एंशिएंट इंडिया, जबकि उल्टा बोलना चाहिए, नेपोलियन को बोलना चाहिए, नेपोलियन के लिए बोला जाना चाहिए कि ही वॉज अ समुद्रगुप्त, मतलब समुद्रगुप्त के साथ कंपेरिजन होना चाहिए। समुद्रगुप्त के नेपोलियन के साथ क्यों कंपेरिजन, ये हमारी प्रॉब्लम है थोड़ी सी। हमको ना एक स्लेव माइंडसेट है हमारा, कि हम चाहते हैं कि हमको आप कंपेयर करिए विद द वेस्टर्न वॉरियर्स के साथ। क्यों भाई, हमारे वॉरियर इतने ज्यादा बड़े बड़े हैं, व्हाई शुड वी आर कंपेयर्ड विद द वेस्टर्न वॉरियर्स, ठीक है।
जैसे कि आज के टाइम पे आपको बताना चाहता हूं मैं एक छोटा सा एग्जांपल। बोलते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी इज इंडियाज गिलक्रिस्ट, व्हाई वी आर कंपेयरिंग विथ इंडिया गिलक्रिस्ट? ठीक है, गिलक्रिस्ट का कुछ अलग रोल था, महेंद्र सिंह धोनी का बहुत अलग रोल है और बहुत बड़ा रोल है महेंद्र सिंह धोनी का। तो यही हमारी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा इस चीज को मैं फेवर में नहीं करता कभी। चलिए, तो समुद्रगुप्त बोला था, सॉरी समुद्रगुप्त पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने गलती से चंद्रगुप्त 1 बोल दिया था, बाद में मेरे दिमाग में रियलाइज हुआ नहीं, गलत है। ठीक है, तो इलाहाबाद प्रहस्ती या प्रयाग प्रहस्ती उसको कहते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, कविराज भी कहा गया है। इनकी वीणा के साथ पिक्चर भी मिलती है। ये सब आपको एग्जाम में पूछे गए चीजें जो बता रहा हूं मैं। ठीक है, आगे आता रहेगा, चिंता मत करिए। Which inscription proved that the dominance of चंद्रगुप्त, अभी मौर्यास की बात हो रही है, ये मौर्यास की बात हो रही है, was in वेस्टर्न इंडिया। तो देखिए ये जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि चंद्रगुप्त का ही जो एक ये था गवर्नर था, उसने क्या किया था, उसने यहाँ पे ये बनाया था अपना, यार देखो दिमाग से निकल, यहाँ पे नहर बनाई थी, कनाल बनाया था। ठीक है, और कनाल सुदर्शन लेक बनाया था, सुदर्शन लेक के बाद फिर कनाल भी बनाई थी उससे, उस कनाल को बार बार रिपेयर किया गया था, तो सुदर्शन लेक बनवाया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सुदर्शन लेक किसने बनवाई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही गवर्नर ने बनवाई थी। कहां बनाई थी? वेस्टर्न इंडिया में बनाई थी, यही उसका। और उसके बारे में मेंशन कहां है? उसके बारे में मेंशन है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में। और जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है? रुद्ररमन का लिखा हुआ है। जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्ररमन द्वारा लिखा गया है, जो कि एक साका रूलर था। ठीक है, एक साका रूलर था, रुद्ररमन 1, जूनागढ़ गुजरात में। और वो इंस्क्रिप्शन कौन से ईयर में लिखा हुआ है? 150 एडी में लिखा हुआ है। अब आपको एक चीज बताना चाहता हूं, 150 एडी है, 150 एडी में। अब एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, एक ना सीएपीएफ में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि कौन से साल में क्या बोलते हैं, जूनागढ़ में क्या बोलते हैं, कुछ तो भी स्ट्रॉम आया था, उसकी वजह से जो सुदर्शन लेक था वो टूट गया था। तो उसमें सारे ये जो भी दिया था वो मुझे नहीं पता, लेकिन ईयर दिया था एक, उसका वो ईयर था 150 एडी। तो मेरे को लगा कुछ भी हो सकता, 150 एडी तो जरूर होगा, क्योंकि उसी साल तो अपने रुद्रमन ने उसको वो किया था, ठीक कराया था, क्योंकि रुद्रमन ने भी उसको ठीक कराया। तभी तो इंस्क्रिप्शन लिखेगा ना, जब कोई पर्सन उसको ठीक ठाक कराएगा तभी तो वहां पे इंस्क्रिप्शन लिखेगा कि भाई इस साल, हाँ देखो हमने ठीक ठीक कराया, इसको पहली बार बनाया किसने था, उसके बाद उसको किसने ठीक किया था, ये सब चीजें तभी तो लिखेगा वो। समझे आप इस बात को? तो देखो इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर 3 लोगों का नाम है, 3 लोगों का नाम है, 3 यहाँ पे राजघराने। यहाँ पे पहले मौर्यास की बात होती है। मौर्यास में सबसे पहले किसकी बात होती है? यहाँ पे सबसे पहले बात होती है चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य के जो एक शासक था उसके ही गवर्नर ने इसको बनवाया है। उसके बाद फिर बात होती है अशोक की, कि अशोक ने उसको फिर ठीक कराया, अशोक ने वहां से कनाल निकलवाई थी। ठीक है, इसका मतलब अशोक के राज्य में आता था वो। फिर वहां पे बात आती है स्कंदगुप्त की, स्कंदगुप्त ने उसको ठीक किया था, एक बार वापस रिपेयर कराया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त किसके हैं? स्कंदगुप्त गुप्ता एम्पायर के। फिर चौथा रूलर वहां पे आता है रुद्ररमन 1, जो कि एक साका रूलर था, जिसने उसको वापस से ठीक कराया था। तो ये 4 वहां पे वॉरियर्स के नाम आते हैं, 4 वहां पे राजघराने के नाम आते हैं, केवल 4 वहां पे किंग्स के नाम है, और साथ ही साथ 3 वहां पे राजघरानों के नाम है। एक मौर्याज हो गए, एक गुप्ताज हो गए, और एक साकाज हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आए हैं। और 150 एडी भूलिएगा मत, क्योंकि 150 एडी के अंदर ही वो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है? रुद्ररमन लिखा है, रुद्ररमन ने लिखा है। ठीक है, इसको प्लीज मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना जो आपको बताया मैंने चिल्ला चिल्ला के, इसलिए बताया कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है और आपको भी पूछा जाएगा। ये मत सोचिए कि नहीं पूछा जाएगा, पूछा। अब बाकी कितनी बार उन्होंने पूछ रखा है इसको। ठीक है, भूलिए मत। चलिए, अब यहाँ पे आपके देखिए मॉडर्न पीरियड में किसने, ठीक है, उसका अशोक ने फिर उसमें काम किया है, फिर साका पीरियड में रुद्ररमन ने किया है, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त ने किया। ठीक है, रिपेयर द सुदर्शन लेक, वही बात है, बार बार वही बात की गई यहाँ पे। ठीक है, देखो वेस्टर्न छात्र या फिर शाका रूलर था। ठीक है, अचीवमेंट एंड मिलिट्री कॉन्सिक्वेंस रुद्ररमन, सॉरी, रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक। चलिए, हाँ, ये मैं इसकी यही सोच रहा था तब से कि इसको बनवाया किसने था। चंद्रगुप्त का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त, वही तब से सोच रहा था क्या था नाम, तो पुष्यगुप्त नाम था उसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसके किसके नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पुष्यगुप्त का नाम है, क्योंकि उसने बनवाया था, वो भी विदाउट द स्लेव लेबर, मतलब उसके लिए फोर्स लेबर करके नहीं किया गया था, उसको सबको पैसे उससे दिए गए थे। ये भी तक लिखा हुआ वहां पे कि विदाउट एनी स्लेव लेबर उसको बना है, ये बात भी ध्यान में रखिए आप। चलिए, अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं कि लैंग्वेज यहाँ पे क्या प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है, फिर रुद्ररमन ने संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, व्हाट वाज द एम ऑफ द बरहिताल मूवमेंट ऑफ मोंगियार। देखिए, ये पूरा बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है, और यहाँ पे वही है कि जो बखस्त लैंड था,
क्योंकि बरैया ताल मूवमेंट बखस लैंड 1939 का बरैया ताल मूवमेंट है, और इसके लिए जो कल्याणानंद शर्मा है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब मतलब आगे भी बिहार पीसीएस में उन्होंने पूछ रखा है। और एक क्वेश्चन उन्होंने सीएपी में पूछा था कि बखस्तलैंड मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है, तो बखस्तलैंड मूवमेंट यहाँ पे बिहार से एसोसिएटेड है। पर्पस क्या है कि जैसे जो छोटे छोटे फार्मर थे, किसान थे, उन्होंने एक लैंडलॉर्ड से लोन ले रखा है, अब लोन नहीं पे कर पाए हो, या फिर जो भी उन्होंने उधारी ले रखी है वो पे नहीं कर पाए, तो उनको उसको जो छोटे छोटे फार्मर्स थे उनको हटा दिया गया उस जमीन से, और वो जमीन को कब्जा कर लिया। ठीक है, तो उसी लैंड की ऊपर बात हो रही है यहाँ पे, उसी लैंड की डिमांड हो रही है यहाँ पे। तो कल्याणानंद शर्मा जी ने उसको यहाँ पे लीड किया था। द aim was to collective effort was to exploited and oppressed farmers to take back their rayat land converted into the bakas land from the zamindar. The term bakas denoted that the farmer had given it to the zamindar because not being able to pay the rent due to the recession. वो पे नहीं कर पा रहे थे जमीन का, जो भी उन्होंने उधारी ली थी उसके ऊपर। ठीक है, कर्ज लिया था कि इसको हम रीपे करेंगे, बट नहीं। बरैया ताल मूवमेंट इसलिए फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When did Bihar separate from Bengal? देखो यार, एक क्वेश्चन उन्होंने इतनी बार पूछा है ना, इतनी बार पूछा है कि मतलब भले 68 बीपीएससी 67 बीपीएससी पता नहीं, हर दूसरे तीसरे साल में, इस साल भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन तो मतलब उनको लगता है बिहार पीसीएस में एक क्वेश्चन कह लो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, ये तो मतलब तुम्हें याद हो जाएगा 22 मार्च 1912 को सेपरेट किया गया था। ये तो बच्चों कभी कभी डेट पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछते हैं कि अच्छा बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे, ये भी पूछते हैं। फिर पूछते हैं झारखंड कब अलग हुआ था। यही क्वेश्चन घुमा फिरा के लोग पूछ रहे हैं। और कभी कभी डेट पूछते हैं, भैया कि बताओ झारखंड कब बना था, तो 15 नवंबर को बना था, बताओ जिस दिन बिरसा मुंडा जी का बर्थडे होता है। यही क्वेश्चन बार बार है उनका, और कुछ अलग नहीं है उनका। तो 1912 में ये बहुत बार उन्होंने पूछ रखा है, बहुत बार, मतलब क्या बताऊं मैं कितनी बार। ठीक है, चलो अच्छा, ये तो अलग, ये तो आई थिंक अलग हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आई थिंक ये पटना हाईकोर्ट वहां पे ऐड हो गया, जबकि पटना हाईकोर्ट इसका कोई मतलब नहीं, सॉरी अब छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे बस बंगाल कब बना था, तो बंगाल यहाँ पे 1912 में, सॉरी बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था, 1912 में अलग हुआ था 22 मार्च को। और फिर उसके बाद उस टाइम उड़ीसा भी साथ में था, फिर उड़ीसा को इन्होंने 1935 का जो एक्ट था उसके थ्रू उड़ीसा को इन्होंने निकाल दिया। 1936 में उड़ीसा निकल जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे 2000 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि बिहार से झारखंड भी अलग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन लोग बार बार घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। ठीक है, चलिए। In which district the Barhi Congress succeeded in 1930 to break the English administration thoroughly? तो देखो यहाँ पे बरही कांग्रेस भाई आपका गया डिस्ट्रिक्ट में थी। ये थोड़ा सा डिटेल नॉलेज इसके चाहिए, इसके लिए जो बिहार पीसीएस का अलग से मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें डाल दूंगा मैं। ठीक है, अभी तो मैंने थोड़ा सा कम ही इसके ऊपर डाला है, कोई मतलब नहीं उतना। ठीक है, चलिए चलिए। In which inscription does Ashoka declare himself as a king? ठीक है, तो उन्होंने भाई भाबरू एडिक्ट में लिखा है, और जो मस्की वाला एडिक्ट है वहां पे उसके बारे में लिखा हुआ है कि देवम प्रिया बिलव्ड ऑफ गॉड। ये भी मेंशन पूछा है कि देवम प्रिया कहाँ मेंशन है, तो मस्की में मेंशन है। और रुमन देव पिलर एक तरह से उसने वहां पे क्या बोलते हैं इरेक्ट करवाया था जब वो लुम्बिनी गया था, तो रुमन देव पिलर उसके लिए फेमस है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि रुमन देव पिलर उसने कहाँ पे गड़वाया था। ठीक है, और क्वेश्चन रुमन देव पिलर के ऊपर ये आता है कि अपने 12वें साल में, अपना जो 12वां साल था अशोक का, उसमें उसने लुम्बिनी विजिट किया था, और वहां पे उसने ऑफरिंग दी थी, और साथ ही साथ उसने वहां पे टैक्स कम किया था। ये सब चीजें मेंशन है रुमन देव पिलर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फालतू में नहीं बता रहा हूं मैं आपको, क्वीन पिलर हटा तो क्वीन पिलर उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि रुमन देव जो पिलर है वो अशोक ने कहाँ गड़वाया था, तो लुम्बिनी में। और वहां पे क्यों मतलब गया था, तो उसने क्या क्या चीजें उसके ऊपर बताई गई, तो देखो वो भी लिखा जाता है कि अपने 20th ईयर में गया था, 20th ईयर में गया था। प्लस उसने ये लिखा है वहां पे कि उसने पर्सनली विजिट किया है, और साथ ही साथ वहां के लोगों के लिए उसने टैक्स कम किया है। एक क्वेश्चन पूछा गया, टैक्सेस उसने कम करवाया था, और 20th ईयर में गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे, Who was appointed as the first इक्ता by the मोहम्मद घोरी? तो मोहम्मद घोरी एक तरह से आपको पता है, मोहम्मद घोरी ने जो पहला इक्ता दिया था वो दिया था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर इंडिया में अपना शासन चालू किया। ऑल तो पूरी तरह से मैं बोलूं कि इक्ता सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करने में जो रोल था वो था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने उसको एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म दिया था, और इक्तादारी सिस्टम उसके बाद चालू किया था। इक्तादारी मतलब फॉर्म ऑफ लैंड, एक तरह से ना जो भी इक्तादार बनाया जाता था उनको जमीन दी जाती थी। ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ द सैलरी के बदले जमीन दी जाती थी, प्रोडक्टिव लैंड दिए जाते थे। और उसको फिरोज शाह तुगलक ने, जो फिरोज शाह तुगलक था,
उसने उसको क्या कर दिया, उसने उसको एक तरह से हेरिडेटरी कर दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि फिरोज शाह तुगलक ने उसको, किस रूलर ने उसको हेरिडेटरी किया था, तो फिरोज शाह तुगलक हैज मेड इट हेरिडेटरी। चलिए, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो बहुत मोहम्मद गोरी की बात हो रही, तो मोहम्मद गोरी के बाद तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था ना इंडिया में, मोहम्मद गोरी तो चला गया था इसको राज शासन देके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर द रेन ऑफ विच सुल्तान वाज अ लार्ज स्केल खलीसा लैंड डेवलप। तो देखो पहले पता होना चाहिए कि भाई खलीसा लैंड होता क्या है, ठीक है, खलीसा लैंड होता क्या है, तो ये अपने को पता रहेगा तभी हम जाके कर सकते हैं। तो देखो, अगर सबसे अच्छा खासा अगर किसी का राज शासन रहा है जो तो काफी स्ट्रिक्ट तरीके से जिसने किया है, तो होता अपना अलाउद्दीन खलजी ने। तो अलाउद्दीन खलजी, खलीसा लैंड बेसिकली वो लैंड था यहाँ पे जो कि डायरेक्टली नोबल्स द्वारा, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट था डायरेक्टली राजा द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, और उसके जो आते थे वो डायरेक्टली उससे स्टेट के एक्सपेंसेस चलाए जाते थे। तो यहाँ पे वो अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे खलीसा लैंड ज्यादा करके उसने निकाले थे, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन थे, सीधा डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हुआ करते थे। चलिए चलते हैं। अलाउद्दीन खलजी आपको पता ही है कितना स्ट्रॉन्ग रूलर रहा है। विच मेटल वर यूज्ड इन द कॉइन टंका एंड द जितल। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है यार, ये तो मतलब उन्होंने कितनी बार उन्होंने पूछ रखा है टंका और जितल के ऊपर। तो टंका देखो यार एक तरह से अपना सिल्वर कॉइन था, और कॉपर जितल कॉइन था। ये कितनी बार पूछ रखा है, मतलब ये तो बोल ही नहीं सकते, ठीक है, पूछ ही नहीं, मतलब भूल ही नहीं सकते, कहने का मतलब ये है मेरा। तो सिल्वर और कॉपर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन, मतलब इतना रिपीटेड क्वेश्चन है कि क्या बोले, ठीक है। टंका और जितल के ऊपर सीडीएस में, एनडीए में, पता नहीं कहाँ का इन्होंने क्वेश्चन इसको पूछ रखा है, ठीक है। चलिए, हु रोट द बारहमासा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बारहमासा किसने लिखा, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। और किसके बारे में लिखा, ये भी क्वेश्चन आता है कि पद्मावत, जो हम बोलते हैं ना पद्मावत, इट वाज अ पार्ट ऑफ द जो एपिक पद्मावत लिखी है, पद्मावत भी पूछा जाता है कि पद्मावत किसने लिखी है। तो पद्मावत लिखी है यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है पद्मावत। और ये जो बारहमासा है ये एक तरह से रतन सेन के बारे में है। रतन सेन की जो मैरिड वाइफ थी नागामती, उन्होंने गाया है बारहमासा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इतना नहीं पूछते हैं लोग, मेन पूछते हैं कि जो पद्मावत है वो किसके बारे में, बस और कुछ नहीं पूछते हैं। और बारहमासा उसी का पार्ट है, पद्मावत का ही पार्ट है बस, ठीक है। चलिए, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द फिजिकल सिस्टम ऑफ द विजयनगर एम्पायर। मतलब कहने का मतलब है कि भाई उनको पैसे कहां से आते थे। तो देखो यार, आपको सच बताऊं, पैसे का एंशिएंट इंडिया हो या मेडिवल हो, सबसे बड़ा सोर्स यहाँ पे लैंड रेवेन्यू ही होता था। बाकी इनके पास पोर्ट्स में भी थे, लेकिन उतना सबसे बड़ा सिस्टम जो अपने को देखने को मिलेगा वो लैंड रेवेन्यू वाला मिलेगा। और यहाँ पे भी लैंड रेवेन्यू था। ऑल दो इनके पास जो लैंड थे वो 4 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर रखे थे, वेट लैंड, ड्राई लैंड, ऑर्किड्स और वुड्स। तो यहाँ पे और 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस था, ठीक है। तो ये लैंड रेवेन्यू था इनका, बस इतना ही पता होना चाहिए। बाकी देखो यार, मैं सोच रहा हूँ कि मिडिवल इंडिया और एंशिएंट भी आपके लिए खत्म करूँ, काफी चीजें बताऊँ आपको मैं, तो चिंता मत करो, भी धीरे धीरे मैं ला दूंगा। वही है कि बहुत सारी चीजें करने को है, अब थोड़ा टाइम तो लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ विक्ट्री ऑफ बाबर इन द बैटल ऑफ पानीपत। ऑल्दो मैं मानता हूं कि उसके पास हॉर्स वाली आर्मी थी, लेकिन सबसे अच्छा सिस्टम उसके पास था तुगलुमा सिस्टम उसने यूज किया था। और एक क्वेश्चन बताऊं, आपके बीपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस में या फिर आपके सीडीएस में, एनडीए में, यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। उसने एक तरह से अपने आर्मी को अलग अलग पार्ट्स में, जैसे आप देखो, डिवाइडेड द होल आर्मी इनटू द वेरियस यूनिट, लेफ्ट, द राइट एंड द सेंटर। थ्रू हिज स्मॉल आर्मी ही कुड एबल टू यूज टू सराउंड द एनिमी फ्रॉम ऑल द साइड। तो ये तुगलुमा सिस्टम कहते थे, और इसने भाई इसको यूज किया था। कभी कभी भी पूछते हैं कि उसने क्या अपना ये यूज किया था, क्या अपना क्या बोलते हैं, बारूद वारूद यूज किया था क्या। बिल्कुल वो भी यूज किया था उसने, तो ही यूज्ड एवरीथिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, हु इंट्रोड्यूस्ड द जाप्ती सिस्टम। ये तो यार अपने अकबर के टाइम पे यूज हुआ था, और जो अकबर के जो ये थे रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल, राजा टोडरमल, उनके द्वारा ये सिस्टम था। दसाला सिस्टम बोलते हैं या जाप्ती सिस्टम इसको बोलते हैं, जो एक्चुअली एक टाइम पे 10 साल के लिए, ठीक है। इस मेथड में भाई 10 साल के लिए आप ये सिस्टम फिक्स किया जाता था, ओके। और 1/3 यहाँ पे लिया जाता था, 1/3 आपको शेयर्स दिया जाते थे यहाँ पे, ओके। तो ये चीज आपके ये भी पूछा जाता है कि कितने शेयर लिए जाते थे, तो 1/3, ये भी क्वेश्चन पूछा। तो जाप्ती और दसाला सिस्टम ये यहाँ पे चालू किया था राजा टोडरमल ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के, और ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ नवरत्नास ऑफ द अकबर, ठीक है। चलिए, सिकंदर लोदी, तो देखो सिकंदर लोदी क्या, इनके ऊपर चलो डिस्कशन करूंगा मैं कभी, लेकिन अभी थोड़ा सा नहीं। जॉब वाज रिलेटेड टू द, तो एक तरह से लॉ था भाई।
द सुल्तान ऑफ दिल्ली एनफोर्स द सरिया एंड द ऑल्सो अपॉइंट द उलेमा टू प्रॉफिटेबल ऑफिसर. They also formulated their own state law called Jobit to begin in practical in solving the dispute involving the people. तो एक तरह से सरिया लॉ यूज करके वही था. बट ये देखो यार, थोड़ा सा जब हम पढ़ेंगे ना सुल्तान के ऊपर तो दैट विल हेल्प. अदरवाइज अब तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि जब से एनसीईआरटी ने थोड़ा अपना सिलेबस कट डाउन किया है तो ये क्वेश्चन इस टाइप के नहीं आते हैं, और पहले तो आते ही थे. ठीक है, फिर भी हिस्ट्री में कुछ बोला नहीं जा सकता, वो कब कौन सा क्वेश्चन उठा के देते हैं आपको भी नहीं पता. तो बट आपके लिए फिर भी बोलूंगा, अगर बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो लिमिटेड सोर्स फॉलो करिए. क्या बोलते हैं, मिडाइवल के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम. वही जो घिसे पिटे क्वेश्चन है आज भी वही चलते हैं. तो मिडाइवल अगर आप कुछ ही चीजें कर लेंगे तो आपका हो जाएगा. ठीक है, चलिए वो करा दूंगा मैं, चिंता मत करिए. What was the main cause of struggle between the Shah of Iran and the Mughal? देखो कांधार वाला जो रीजन था वो सबसे बड़ा स्ट्रगल था. ठीक है, कांधार का रीजन. और सफावी डायनेस्टी जो ईरान की थी और अपने मुगल जो थे यहाँ पे, उनके बीच में हमेशा से वो चल ही रहा था कंधार वाला रीजन. ठीक है, बाद में बाबर ने उसको कैप्चर किया, लेकिन बाबर भी उसको छोड़ के जाना ही पड़ा फिर वहां से. ठीक है, बाबर भी बाद में चला ही गया था उसको छोड़ के, फिर इंडिया आ गया था वो. ओके. Who had started the दो आस्पा एंड द सी आस्पा ट्रेडिशन? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. जहांगीर ने चालू किया था, और एक तरह से इसको बोलो तो मनसबदारी सिस्टम के फीचर्स हुआ करते थे. और दो अफसा मतलब ट्रूपर विथ 2 हॉर्स. दो अफसा का मतलब होता है ट्रूपर विथ 2 हॉर्स. अनसीन अफसा का था कि भाई और ट्रूपर विथ 3 हॉर्स. ठीक है, एक तरह से रैंकिंग हुआ करती थी ये. एक तरह से जाट रैंक जो होते थे, जाट ये होते कि जाट क्या था, जाट वॉज मनसबदारी की रैंक होती थी. ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको आपके वो सोल्जर्स दिया करते थे. आपके पास हॉर्स कितने रहेंगे, सोल्जर्स आपके पास कितने रहेंगे, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता था. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन था और रिसेंटली अभी सीडीएस में आई थिंक पूछा हुआ था. हु हैड स्टार्टेड सरजी मनी सिस्टम वाज रिलेटेड टू था. तो मराठा का एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, पूछा हुआ क्वेश्चन. अभी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये हेरिडेटरी पोस्ट थी, बाद में इसको पेशवाज ने हेरिडेटरी कर दिया था. ये पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, मराठास के टाइम का एक तरह से लैंड रेवेन्यू सिस्टम है. ठीक है, मराठा में अष्टप्रधान हुआ करते थे. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टप्रधान किससे एसोसिएटेड है, तो मराठा से एसोसिएटेड अष्टप्रधान. ठीक है, अष्टप्रधान सिस्टम. ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है. चलिए, वेयर वॉज द फर्स्ट फैक्ट्री फाउंडेड इन 1612 बाय द इंग्लिश? ये तो मतलब क्या ही बोलना. तो देखो यार, पहली फैक्ट्री उन्होंने सूरत में फॉर्म की थी. और ये भी आता है कि फिर फ्रेंच ने कब की थी सूरत में, तो भाई 1668 में की थी. फिर पोर्चुगीज ने पहली कब की थी, तो पोर्चुगीज ने भाई कलिकत में की थी 1500 में. डच ने कब की थी, 1605 में की थी. ये जो जिसकी भी पहली फैक्ट्री थी वो पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, इन्होंने यूपीएससी में पूछा था, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन डच का पूछ रखा है कि डच की पहली फैक्ट्री कौन सी जगह पे सेटअप थी. मसूलीपट्टनम में 1605 में. पोर्चुगीज की कब थी, 1500 में थी. फ्रेंच की कब थी, 1668 में थी. ये भी क्वेश्चन पूछते कि सबसे पहले कौन आया था. सबसे पहले भाई पोर्चुगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, फिर फ्रेंच तो लास्ट में आए थे. काफी फ्रेंच तो सबसे लास्ट में आए थे. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which dynasty contributed maximum in the village gift to? देखो यार, तो ब्रह्मदेव एक तरह से एक ब्राह्मणास को मिलता था, ब्रह्मदेश दिए जाते थे गुप्तास में. और गुप्तास में जो भागवत सिस्टम था वो भी काफी ज्यादा प्रमोट किया गया था. और परम भागवत किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्ता पीरियड में परम भागवत किसको कहा गया है. तो समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है. और समुद्रगुप्त के ऊपर तो बहुत सारी चीजें बता दी आपको मैंने. इनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है बाय द वी ए स्मिथ द्वारा. इनको एक तरह से प्रयाग प्रहस्ती इन्होंने मतलब हरिसेन की प्रयाग प्रहस्ती इनके लिए लिखी गई है. एंड इनको कविराज कहते हैं. ही इज द क्या बोलते हैं, वीणा बजाते हुए इनकी पिक्चर है. ये सब चीजें तो पूछी गई हैं. ठीक है, देवदाना या फिर ब्रह्मदेव कहा गया है. ठीक है, जो कि ब्राह्मणों को दान दिया जाता था. चलिए, इन विच पीरियड इज द कंसेप्ट ऑफ द अनटचेबल विविडली क्लियर? अनटचेबल को हम चंडाल कहते हैं बहुत टाइम पे. तो ठीक है, तो देखो यार, इसके बारे में बात करो तो अपना इसमें पोस्ट वैदिक पीरियड बहुत ज्यादा है. पोस्ट वैदिक में एक तरह से कास्ट सिस्टम बट गया था, 4 पार्ट में बट गया था, 4 वर्णों में बट गया था. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब बट गया था. ठीक है, तो ब्राह्मण कौन होते थे, जो प्रिस्टली क्लास होता था, स्कॉलर क्लास होता था, उसको ब्राह्मण कहा गया है. और जो पोस्ट वैदिक पीरियड है वो आपका 1000 से 600 BC वाला टाइम है यहाँ पे. ठीक है, तो क्षत्रिय कौन थे, जो लड़ाई करते थे. वैश्य कौन थे, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, कैटल थे, मर्चेंट थे, जो मतलब जॉबों वाले हैं उनको बोलते थे. शूद्रास कौन थे, लेबर थे, सर्विस प्रोवाइडर वाले लोग थे. और उसमें अनटचेबल को कहीं रखा नहीं गया, उनको चंडाल भी कहा गया है. तो दे आर नॉट केप्ट एनीवेयर. इवन विमेन को यहाँ पे नहीं रखा गया. तो विमेन को मतलब इनको कहीं भी जगह यहाँ पे नहीं दी गई है. ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे पोस्ट वैदिक पीरियड है। वो द रामोसी पीजेंट अपराइजिंग, यार बहुत फेमस है, वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है। और एक तरह से एंटी फेमाइन मेजर्स था, ठीक है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब फेमाइन की वजह से, फेमाइन आ रखी थी तो भी मतलब ब्रिटिशर्स के अपने टैक्स कलेक्शन बंद ही नहीं हो रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट एक तरह से प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया था। और ही इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी भी हमने कहते हैं। इन्हीं से शुरुआत हमें देखने को मिलती है, बस वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है। चलिए, आई थिंक 1878 का टाइम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। चलिए, और हाँ, सेम आई वांट टू टेल यू कि देखो मेरे क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। प्राइस बहुत नॉमिनल है, आपके इवन क्लासेस तक जो एग्जाम तक रहेंगे वो तब तक तो बहुत डिटेल में आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अलॉन्ग विद PIQ पे पूरा एम्फोसिस रहेगा, साथ ही साथ आपके मॉक टेस्ट होते रहेंगे, तो आप बहुत एम्पावर्ड फील करेंगे अगर आपको GS में वीक है, इंग्लिश में वीक है तो। और बाकी आपका यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, जो भी अगर आपको डाउट होता है। चलिए, BPSC के लिए भी, BCS के लिए भी, CAPF के लिए भी, सबके लिए। चलिए, Who have withdrawn the vernacular press act? यार सही बताऊं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया किसने था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था लिटन ने। विड्रॉ किसने किया था? रिपन ने। मेरा लास्ट वाला वीडियो देख लो, आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। रिपन ने इसको 1881 में विड्रॉ किया था, और इसको लाया लिटन ने कब था? 1878 में लाया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले ऐसे थे जो इनको पकड़ा गया था इसके लिए अंडर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया था, कुछ अपने न्यूज़पेपर में लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी न्यूज़पेपर था जो रातों रात बदल गया था, तो उसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका, जो रातों रात इंग्लिश हो गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए, फ्री हिंदुस्तान, देखो फ्री हिंदुस्तान जो तारकनाथ जी ने चालू किया था, और इंडिया से नहीं चालू किया था, इंडिया से उन्होंने नहीं चालू किया था, अमेरिका में उन्होंने चालू किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, फ्री हिंदुस्तान किसने चालू किया था। चलिए, और यहाँ तक कि इन्होंने ये भी काम किया था कि इन्होंने लाला हरदयाल के साथ मिलकर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग सेटअप किया था कैलिफोर्निया में, और बाद में फिर मतलब इन्होंने हेल्प की थी गदर पार्टी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि गदर पार्टी कहाँ फॉर्म की थी, तो गदर पार्टी का हेडक्वार्टर का था सैन फ्रांसिस्को में था। ये क्वेश्चन तो बहुत बार कर भी चुके हैं। द मेन कॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ गदर मूवमेंट, तो देखो कामागाता मारू का जो इंसिडेंट हुआ था, जो ये भी क्वेश्चन पूछा कि कामागाता मारू एक्चुअली है क्या, तो कामागाता मारू वाज नथिंग बट अ शिप, ठीक है। एक शिप थी जिसके अंदर सिख लोग थे, और वो जा रहे थे कनाडा, लेकिन कनाडा में उनको एंट्री नहीं दी गई थी, तो फिर अगेन दे केम बैक टू इंडिया। जो ये इंडिया में आए वो लोग कोलकाता पोर्ट पे उन्हें उतरने नहीं दिया गया, वहाँ पे ब्रिटिश पुलिस ने उनके ऊपर गोलियां चलाई, एक तरह से वो भी मैसेकर ही था। और फिर उसके लिए उसके अगेंस्ट गदर पार्टी के जो लोग थे वो इंडिया में आए। करतार सिंह सराभा वॉज वन ऑफ द पर्सन, इंडिया में आए, और फिर उन लोगों ने भाई यहाँ पे प्लान किया था कि हम रिवॉल्ट करेंगे एक, लेकिन ऑल दो वर्केबल नहीं हो पाया वो, और वो फेल हो गया। तो ये इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है। चलिए, आई थिंक यार बहुत आवाज आ रही है थोड़ा सा, हाँ। चलिए, द नेचर ऑफ द सोशल बाइकआउट, नाई धोबी बंद। देखो यार, नाई धोबी बंद के ऊपर ना इससे पहले सीडीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नाई धोबी बंद कहाँ से एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है। यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका है नाई धोबी बंद के बारे में। तो नाई धोबी बंद आपका जो फार्मर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जो बेसिक नेसेसिटी होती हैं, वो भी यहाँ पे हम ब्रिटिशर्स को नहीं प्रोवाइड करेंगे। और 1919 में इसको शुरुआत की थी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है वैसे नाई धोबी बंद, कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो हम प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। बिकॉज देखो यार, ये मतलब अभी तो हम थोड़ा सा इस मॉडर्न युग में जी रहे हैं ना, पहले तो भाई हर चीज़ के मतलब धोबी आता था, नाई आता था घर में ये सब बनवाने के लिए। पहले कहाँ सब खुद से लोग बनाते थे, तो ये बेसिक नीड होती थी, ठीक है। आप देखोगे गांव में भी नाई आता, लोगों के घर में धोबी, पर्सनल धोबी हुआ करते हैं अभी भी, ठीक है। चलिए, हुज ब्रेन चाइल्ड वॉज INA। तो देखो INA आप देखोगे सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं फॉर्म किया था, कैप्टन मोहन सिंह उसके फाउंडिंग मेंबर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैप्टन मोहन सिंह थे, ऑलरेडी ही वाज आल्सो द कैप्चर्ड, वो कैप्चर्ड वॉर एक तरह से सोल्जर ही थे, बाद में फिर उनका ही आइडिया था। तो कैप्टन मोहन सिंह जी के अंडर हमें देखने को मिलता है, एंड ही वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ द INA एज वेल, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जी जाते हैं तो उसको ज्वाइन करते हैं, बाद में उसको कमांडर बना दिए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी उसको लेड करते हैं सिंगापुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द एम ऑफ इक्का मूवमेंट ऑफ अवध। तो देखो यार, इक्का मूवमेंट ऑफ अवध आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में जुड़ा हुआ था। इक्का मूवमेंट आपको जो मदारी पासी जिसको हेड करते हैं, और ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है। तो ये था भाई कि नो टैक्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना है। एक तरह से ये जो इक्का मूवमेंट था मदारी पासी ने लीड किया था, और लो कास्ट लीडर थे, लो कास्ट मतलब पासी कम्युनिटी के थे। और ये था कि कौन से एरिया में पूछा जाता है, तो देखो हरदोई में, बहरेच में और सीतापुर में। हरदोई, बहरेच एंड सीतापुर,
हरदोई, बहराइच, सीतापुर, यहाँ पे इस मूवमेंट को लीड किया गया था। और पर्पस ये था कि 50% से अगर ज़्यादा टैक्स रेट है तो हम उसको नहीं देंगे। हाँ, यहाँ पे ठेकेदार थे, उनको यहाँ पे मतलब क्या बोलते, उसके अगेंस्ट लड़ाई थी इनकी। और फिर प्रैक्टिस ऑफ द शेयर रेंट था, मतलब बोलते हैं ना कि अधिया सिस्टम जो था, उसके अगेंस्ट इनकी लड़ाई थी। तो ये सब था एक तरह से, ठीक है। तो नो टैक्स टू द गवर्नमेंट। चलिए, इंडिया अनरेस्ट, देखो यार ये तो वैलेंटाइन शिरोल ने लिखा हुआ है। और इंडिया अनरेस्ट के अंदर इसने बोला था कि फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, उसने किसको बोला था? अपने तिलक जी को बोला था, ठीक है। हु पार्टिसिपेटेड इन 1917 अहमदाबाद सत्याग्रह? तो देखो अहमदाबाद सत्याग्रह आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे वो थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर यहाँ पे डिमांड कर रहे थे कि उनका जो वेजेस है वो 50% इंक्रीज होना चाहिए। और जो ओनर्स थे वो बोल रहे थे कि हम 20% इंक्रीज करेंगे। और उसी के लिए स्ट्राइक हुई। फिर गांधी जी के डिमांड पे 35% इंक्रीज किया गया। तो गांधी जी ने बोला कि 50% वो इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, 20%, मैं भी नहीं चाहता कि आपको सिर्फ 20% वेजेस मिले, इंक्रीज होके मिले। तो 35% है कि मिनिमम बात करते हैं। तो गांधी जी ने यहाँ पे उसको प्रमोट करवाया कि ठीक है इंडस्ट्रियल वर्कर। ये भी पूछते हैं कि कौन सा इंडस्ट्रियल रिवॉल्ट है गांधी जी का? तो इट वॉज दिस अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है। इसके अंदर ही हमें अनसुईया साराभाई का रोल देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है, इसके बाद बना था। लेबर एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है, वो बना था। चलिए, In which town 1920 खिलाफत कमेटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड विथ अ रिक्वेस्टेड गांधी जी टू लीड द नॉन कॉपरेशन? जो कह रहे इलाहाबाद में हुआ था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि गांधी जी ने उनको लीड किया था। कौन कौन से लीडर थे? अली ब्रदर्स से मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सशरत मोहानी थे, ये सारे लोग उनके साथ एसोसिएटेड थे। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट। इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। मे बी यार थोड़ा सा, मे बी अगर आपको क्राउड मतलब बाहर से आवाज आ रही होगी तो माफ करिए, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो रहा बगल में। अदरवाइज यार आप अपना काम तो नहीं रोक सकते ना। तो दिस इज वॉट। और ये सीरीज आपके लिए चलती रहेगी। कभी कभी 1-2 दिन का गैप आ जाता है, बट यार 1-2 दिन नहीं, अभी तो मैंने कल ही सिर्फ नहीं डाल पाया था बिहार वाला, बट इट विल कंटिन्यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मिलता है अगले वीडियो में।